मानवी एक सचेत पत्रकार के रूप में काम करती हैं और वंदे मातरम वाले बवाल को तूल पकड़ने से रोकती हैं। पूर्व राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी ने भारतीय मीडिया को राष्ट्रीय विकास में सक्रिय सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित किया था। आप वर्तमान मीडिया का मूल्यांकन कैसे करती हैं और 2002 की मानवी आज 2023 की मीडिया को क्या नसीहत देना चाहेगी? देखिए, मीडिया की जो भूमिका रही है वो शुरू से बहुत सकारात्मक भी रही है और समाज के उन पहलुओं पर ज़्यादा फोकस कर देती है जो थोड़ा नकारात्मक होते हैं। जी जी सकारात्मक पक्षों को मेरा बस यही कहना होगा कि समाज में बहुत कुछ सकारात्मक भी हो रहा है। अब जी जैसे एक मान लीजिए कि कोई हिंसा का कांड हो गया कहीं, तो घूम घूम के वो हिंसा का कांड दिखाने से अच्छा है कि आपने एक बार सूचना दे दी, 2 बार दे दी, 4 बार दे दी, लेकिन आप उसको डिफरेंट एंगल से कहाँ पर मर्डर हुआ, कहाँ पर क्या हुआ, कौन सा चीज उकसा इस्तेमाल रहे किया गया। हैं। जी हाँ, तो ये इतना अधिक कर दे रहे हैं कि समाज के लोगों की संवेदनाएं मर जा रही हैं। हम चाय पीते हुए और कोई भी हिंसा का दृश्य देख लेते हैं। हम कोई मर्डर का जो दृश्य है उसको आराम से खाना खाते हुए देख लेते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। जी, वो पूरा हमारी संवेदनाओं बॉडी को फील मारने करती का काम नहीं करना चाहिए। है। जी इससे क्या होता है कि आप बार बार जब वही चीज दिखाएंगे तो आदमी को लगता है अरे ये तो बहुत सामान्य बात है। जी फिर समाज जो है वो विघटन की ओर, समाज जो है वो दुष्प्रवृत्ति की ओर जाने लगता है। इसलिए जो नकारात्मक चीजें हैं मीडिया के लोगों को सूचना भर देनी चाहिए। बहुत ज्यादा डिफरेंट कोण से जो दिखाने लगते हैं एंगल से कि ये जी ऐसा हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, ये एनालिसिस इतना नहीं करना चाहिए। जी सकारात्मक चीजों का एनालिसिस करिए आप। ये बहुत अच्छा साहित्य आया है, ये बहुत अच्छी अभिव्यक्ति हुई है, ये रिसर्च बहुत अच्छा हुआ है। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, आप वैज्ञानिकों के किसी अचीवमेंट को कभी नहीं दिखाते जी कि जी इस उन्होंने लैब में कैसे काम किया था, कैसे ये निकाला था, कैसे इन्होंने रिसर्च किया। और जी आप जी इन चीजों को इतना ज्यादा दिखाते हैं, नकारात्मक चीजों को। तो मीडिया की ये भूमिका बदलनी चाहिए कि जो जी हमारे यहाँ सकारात्मक हो रहा है, लगातार हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, लगातार हमारे यहाँ के अच्छे जो साहित्यकार हैं, वो जो बस केवल देह विमर्श और शिराओं में झंझनाहट पैदा करने वाला साहित्य लिख रहे हैं, उनकी जी उनकी जी बात मैं नहीं कर रही कि उनके लिए स्त्री विमर्श और देह विमर्श और स्त्री पुरुष के अलावा कोई संबंध ही नहीं समझ में आता है। उस साहित्यकार की बात ना करके मैं ये कह रही हूँ कि जो गंभीर साहित्यकार हैं, जो समाज की समस्याओं को लेकर आ रहे हैं सामने, देश जी की समस्याओं को लेकर आ रहे हैं सामने, आप उन पर एनालिसिस करिए ना। जी जी आप विज्ञान पर करिए एनालिसिस, आप कला पर करिए, संगीत पर करिए, तमाम विधाएं हैं जिससे आप समाज को संवेदनशील बना सकते हैं। जी जी तो जो मानवीय वही करती है। मानवीय अपनी पत्रकारिता के माध्यम से वो एक सकारात्मक सोच के साथ काम करती है कि जी समाज में सुधार। मीडिया को जो संवेदनाओं को बचाना है और उनका संवर्धन करने की नसीहत मिलती है मानवी से। एक जगह आपने दिन महीनों मौसमों की बात आपने कही है, तो हिंदी वाले ये अंग्रेजी स्कूलों में नहीं मिलते हैं, बल्कि हिंदी मीडियम स्कूलों में भी नहीं पढ़ाए जाते हैं, अगर आप हमसे पूछ लीजिए। लेकिन मुझे लगा कि आप अपनी मूल संस्कृति में सनी हुई शिक्षा की वकालत कर रही हैं। तो आप कैसी शिक्षा पद्धति चाहेंगी विकसित भारत को बनाने के लिए? हर समाज की अपनी अलग अलग बुनावट होती है। भारतीय समाज की बुनावट अलग है। भारतीयता को समझने के लिए जरूरी है कि भारतीय पृष्ठभूमि की शिक्षा प्रणाली भी हो। अब हम ये नहीं कहेंगे कि गुरुकुल प्रणाली आ जाए पूरी तरह से, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, जो मूल्य हैं, उनको हमारी शिक्षा प्रणाली में शामिल होना चाहिए। जो हिंदी दिनों के और महीनों के नाम हैं, आप देखेंगे कि बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से हैं वो। आप सीधी सीधी सी बात है, हम आपको बताएं कि जनवरी फरवरी है, मार्च का मतलब होता है प्रस्थान। बहुत सारे देशों में बहुत सारे जो संस्कृतियां हैं, उनमें मार्च महीने में ही नव वर्ष पड़ता है। ठीक जी है। हमारा अपना भी जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, वहां से नया वर्ष शुरू होता है।
विश्व के अनेक देशों का जो नववर्ष है वो मार्च से शुरू होता है। मार्च का अर्थ ही है प्रस्थान या शुरू, मार्च जी जी पास्ट करते हैं, ठीक है। जी 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 तो इस लिहाज से मार्च तो पहला महीना होना चाहिए, प्रस्थान जी कर रहे हैं हम लोग। और उसी तरह से फिर आते जाइए, अगस्त, अक्टूबर जो है, ऑक्टेव, ऑक्टेव से 8 से बना है, तो जी अक्टूबर हमारा 8वां महीना होना चाहिए, 10वां है। जी। दिसंबर, डिसमिल, ये सब जो है 10th। 10वें जी महीने, 10 से रिलेटेड है, लेकिन हम 12वें महीने में जाते हैं दिसंबर में। तो गलती तो वहीं पर है जो हम जी अभी पढ़ा रहे हैं, जी जी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हम जो, खैर, ये जी एक बुद्धि विलास मान लीजिए इसको, जी जी कि हमने उसको अक्टूबर को ऑक्टेव से जोड़ दिया, दिसंबर को डिसमिल से जोड़ दिया, नवंबर को 9 से जोड़ दिया, ठीक है। जी लेकिन हमारा जो हिंदी महीना है, हिंदी मौसम है, उन हिंदी मौसम को, हिंदी महीनों को भी लोगों को जानना चाहिए। चांद्र नक्षत्र के अनुसार और सौर नक्षत्र के अनुसार हम लोगों के पर्व और तिथियां होती हैं। ज़्यादातर चंद्रमा के आधार पर हमारे यहाँ तय होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। अब जो 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा है तो है, उस दिन चंद्रमा पूरा रहेगा। जी लेकिन क्या आप जनवरी में बता सकते हैं कि किस दिन पूर्णिमा पूरा रहेगा, चंद्रमा पूरा रहेगा? जी जी नहीं बता पाएंगे। फरवरी में आप बताएंगे कि किस दिन अमावस्या है, लेकिन हमारे यहाँ अगर चैत्र में है तो चैत्र पूर्णिमा है, चैत्र अमावस्या है। जी तो ये जो वैज्ञानिकता है हमारे सनातन संस्कृति की, इस वैज्ञानिकता से कम हमारे छात्रों को परिचित तो करवाया जाना चाहिए। जी हमारे पंचांग में आज भी जिस कैलकुलेशन के आधार पर जो पंचांग बनता है, जिसको पत्रा कहते हैं, जी जिसके आधार पर पंडित जी विवाह वगैरह का मुहूर्त बताते हैं, उस पंचांग को अगर आप देखना जानते होंगे तो आप जानेंगे कि उसमें 1 साल पहले, 2 साल पहले, चाहे जब भी वो पत्रा बना हो, पंचांग बना हो, चंद्र ग्रहण जिस दिन दिखाया जाता है, चंद्र ग्रहण उसी दिन पड़ता है। जी कौन सा विज्ञान है? उस विज्ञान को जानने की आवश्यकता है हमारी नई पीढ़ी को। जी जी। नहीं सही। शरद ऋतु है तो शरद ऋतु में शारदीय नवरात्रि पड़ रही है, क्यों पड़ती है, उसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है उसको जानना चाहिए। ट्रांजिशन पीरियड है 2 ऋतुओं का, जी जाड़ा शुरू होने वाला है और बरसात का मौसम खत्म होने वाला है। हमारे भारत की ऋतुओं के अनुसार शरद ऋतु है, हेमंत है, शिशिर है, बसंत है। इन ऋतुओं के बारे में बच्चों को जानना चाहिए, क्योंकि ये ऋतुएं केवल भारत में हैं। जी जी आप अमेरिका में इतनी ऋतुएं नहीं पाएंगे। जी तो स्पष्ट सी बात है कि अमेरिका में इसे पढ़ाए जाने की आवश्यकता भी नहीं है, जब ऋतुएं ही नहीं तो। लेकिन अगर भारत का बच्चा ऋतुओं के बारे में ना जाने, बसंत ऋतु क्या होती है या शरद ऋतु क्या होती है, तो फिर जी तो शिक्षा अधूरी हुई ना। जी इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप मॉडर्न साइंस जिसको कहते हैं, या मान लीजिए कि अंग्रेजी महीनों को सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया, अंग्रेजी नंबर्स को सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जो हमारे हिंदी नंबर्स हैं या हिंदी अंक हैं या हिंदी के महीने हैं या हिंदी के पर्व और तिथियां हैं, उनको भी तो जानना ज़रूरी है। जी क्योंकि इस देश के निवासी अगर नहीं जानेंगे तो बाहर के लोग क्यों जानना चाहेंगे? जी जी। नहीं, अपने कल्चर में सनी हुई शिक्षा होनी चाहिए, तभी हम्म। देश विकसित हो सकता है। नहीं तो फिर कॉपी पेस्ट, देश कॉपी सुरक्षित करके। रहेगा। जी अपने सुरक्षित। राष्ट्र को अगर सुरक्षित रखना है और अपने राष्ट्र की अस्मिता को सुरक्षित रखना है, विश्व देशों में अपनी एक पहचान बनाए रखनी है। हम तो विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, जी हम जी विश्वगुरु थे भी और हम विश्वगुरु बनने की राह में भी हैं। तो हमें तो अपनी चीज़ों को जानना ही पड़ेगा, और वो चीज़ें जो बहुत वैज्ञानिक हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी कहा करते थे कि हमारे यहाँ के बच्चों को हेगेल, कांट और प्लेटो को पढ़ने से पहले शंकराचार्य और कणाद और अन्य फिलोसोफर्स को, दार्शनिकों को पढ़ने की आवश्यकता है, गीता जी को पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि वो पहले अपने दार्शनिकों को जान ले, अपने अध्यात्म को जान ले, दर्शन को जान ले। तब विदेशी दर्शन को जानेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे कि उनमें और हमारे में क्या अंतर है। जी जी अगला सवाल है, उसमें कहीं छोटा सा ही है, जिस जहाँ मानवी कहती है
कि एक अच्छे शासक की ज़रूरत है, तो मंदिरों के आसपास मस्जिदों की स्थापना की बात कहते हुए एक टिप्पणी है मानवी की कि कोई संस्कृति और देश के हित की रक्षा के लिए कटिबद्ध कठोर शासक चाहिए जो इस तरह की ओछी मानसिकता का दमन कर सके, इस तरह के कुचक्र रचने वालों की सुगबुगाहट को कुचल सके। तो क्या लगता है आपको, ऐसा शासक भारत को मिला है या? ये प्रश्न ये प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं, आप पूरे विश्व से पूछिए ना कि मिल गया कि नहीं। हमें तो लगता है मिल गया। चलिए, हम्म आंसर मैं समझ गया हूँ तो हम्म। जी, इस पे अक्सर हम एक को ऊपर करने के लिए दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते लड़ते एक मजबूत होता है, इतना मजबूत हो जाता है कि दूसरा कमजोर होने लगता है और फिर दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए वही लड़ाई दोबारा लड़नी पड़ती है। तो वो जो चक्र होता है कि हमेशा एक दमन है, दूसरा दमन कर रहा है। तो इस स्त्री पुरुष विमर्श की रस्साकसी को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये जो रसाकसी कह रहे हैं नवीन आप, ये रसाकसी केवल स्त्री पुरुष के बीच में नहीं है, ये रसाकसी दो धर्मों के बीच में भी है और ये रसाकसी दो वर्णों के बीच में भी है, दो वर्गों के बीच में भी है। जैसे आप भारत के संदर्भ में ले लीजिए, किसी एक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए उसे आरक्षण दिया गया। अब वो आरक्षण लेते हुए वो तो बहुत मजबूत हो गया, उसकी कई पीढ़ियां मजबूत हो गई, लेकिन जो दूसरा वंचित जी वर्ग जी है जी वो बहुत कमजोर होता चला जा रहा है। तो अब उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, या जी सरकार हमारी कर रही है। ठीक है। तो जी ये जो रस्साकसी है, किसी एक को आगे बढ़ाना या किसी को मजबूत बनाना, तो दूसरा स्वाभाविक है कि कमजोर बनेगा। और जी अगर राज्याश्रय मिल गया उसको, किसी कमजोर को, तो वो तो निश्चित है कि वो आगे बढ़ जाएगा। फिर दूसरा वाला जब कमजोर होगा तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि दोनों में संतुलन स्थापित करना चाहिए और यह संतुलन सरकारें स्थापित कर सकती हैं, चाहे वो किसी देश की सरकार हो। अपने नागरिकों के बीच में उसे संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है, न कि किसी एक को मजबूत बनाना, फिर दूसरे को कमजोर करना, फिर दूसरे को मजबूत बनाना तो पहले वाले को कमजोर कर देना। तो ये तो अनवरत सिलसिला चलता जाएगा। इसलिए कहीं जी न जी कहीं आके पूर्ण विराम लगाना होगा, कहीं न कहीं आके विराम लगाना होगा कि बस अब हो गया, अब बराबर पर आ गए, अब यहाँ पर रोक देते हैं। दोनों बराबर बराबर है, तुला पर जैसे होता है ना सामान जी जी तौलते हुए, बराबर जब आ जाता है तो सामान रखना बंद कर देते हैं, है ना। जी जी ऐसे ही जब आपको लगे कि हाँ अब तो बराबर आ गए, बस वहीं पर रोक दीजिए। विशेष छूट देने की आवश्यकता नहीं है, आप दोनों जी लोग जी उन्नति करो, अपना विकास करो। जी, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि आपने मेरे छोटे से सवाल को और व्यापक बनाया। तो तो मतलब संतुलन बना रहना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी आप सरकारों को देती हैं, लेकिन सरकारों को जिम्मेदारी के अलावा मैं उस देश में हूँ जहाँ मतलब कि बहुत सारे कानून हैं, मतलब आप सांस लेंगे तो भी किसी कानून में फंस जाएंगे। ऐसा जस्ट मैं उदाहरण बता रहा हूँ। तो वो कॉमन सेंस रहना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों की आपसी समझ इतनी हो, सरकार या कानून उसको फैसिलिटेट करने के लिए बनता है, न कि हर जगह डराने के लिए, हर जगह बाध्य करने के लिए। तो आपसी समझ जो कॉमन सेंस है, उसका जो मिसयूज होता है ना, जी सरकार ने अगर कुछ व्यवस्था दे दी कि मान लीजिए भारत में स्त्री को उन्होंने दे दिया कुछ अधिकार कि पुरुष उसका शोषण न करने पाए, अब स्त्री उस अपने अधिकार का ब्रह्मास्त्र की तरह प्रयोग करके किसी निरीह पुरुष को उलझा दे मामले में, जी जी तो फिर बेचारा पुरुष तो परेशान रहता है। जी तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्तिगत स्तर पर समाज की इकाई है, परिवार है, उसे भी ये सारी बातें समझनी हैं। जी उसी तरह से सरकारों को भी यह समझना है कि इस कानून को जब हम बना रहे हैं तो इसका उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग तीनों का चांस है। जी जी उसको जज ना और किया जाए। जी, हाँ, हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। हमेशा जो है महिला ही प्रताड़ित है,
नहीं 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 मतलब नहीं नहीं नहीं, ऐसा हाँ, नहीं है। दूसरा पहलू भी हो सकता है इस पे। दूसरा पहलू भी हो सकता है, केवल पुरुष ही हमेशा दोषी हो यह भी जी नहीं है। पुरुष बिल्कुल निर्दोष है ऐसा भी नहीं है, जी बहुत जी इनोसेंट भी नहीं है। तो जी जी आपको एक संतुलन, वही संतुलन की बात बार बार होती है जी कि आपको संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। जी। तो वर्तमान समय में आप हिंदी साहित्य को कैसे देखती हैं? कितना पढ़ा जा रहा है, कितना लिखा जा रहा है? प्रकाशकों की क्या स्थिति है? इसको नवीन ये कह सकते हैं ना कि प्रकाशक के स्तर पर भी गड़बड़ियां हैं और लेखक के स्तर पर भी हैं। हम्म। अ, तमाम लेखक पैदा हो गए। जी जी एक लेखक बनने की चाहत, इतिहास पुरुष बनने की चाहत, एक लोभ संवरण ना हो पाना, तो हर व्यक्ति कुछ कुछ लिखने लगा। जी मैं ये नहीं कह रही कि कौन बुरा लिख रहा है कौन अच्छा लिख रहा है, लेकिन हर व्यक्ति अगर लिखने लगा और हर व्यक्ति यदि छपने के लिए लालायित हो उठा, और आज गरीबी नाम की चीज ऐसी नहीं है अधिक जैसे पहले हुआ करती थी गरीबी भारत में कि खाने को मुश्किल से मिल रहा है, कपड़े बहुत कम हैं। अब सबकी अलमारियां भरी हुई हैं कपड़ों से, खाने के बिना कोई नहीं है। यानी स्थितियां एकदम परिवर्तित हो चुकी हैं। लोग अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। ये भारत की भी स्थिति है और पूरे विश्व देशों की स्थिति है, हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जी तो ऐसे में पैसे सबके पास हैं और लिखने की चाहत भी सबके भीतर आ गई लगभग। जी जो भी जी प्रोफेसर है, जो भी टीचर है, जो भी समाज का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो सोचता है कि अरे साहित्यकार तो होना बड़ी अच्छी बात है, चलो हम भी साहित्यकार हो जाते हैं। तो अपने आसपास की दो चार घटनाएं देखता है, उनको टूटे फूटे शब्दों में बांधता है, एक कहानी संग्रह तैयार करके प्रकाशक के पास जाता है। प्रकाशक भी देख लेता है कि इसकी कहानी में ऐसा कुछ तो है नहीं, जी लेकिन जी इसके पास पैसे हैं। तो अपना पैसा वही मांग लिया कि आप 50,000 रुपये दे दीजिए, 1 लाख रुपए दे दीजिए और मैं आपकी छाप दूंगा किताबें, 200 प्रतियां आप खरीद लीजिएगा, बाकी मैं बेच लूंगा। जी जी अब लेखक खुश, अमुक प्रकाशक से मेरा आ रहा है जी जी साहित्य, और मैं साहित्यकार जल्दी ही बन जाऊंगा क्योंकि जी बहुत बढ़िया प्रकाशक है। तो दोनों ही तरफ से जो ये गुणागणित हो रहा है ना, बिजनेस हो रहा है, जी ये बिजनेस साहित्य के लिए बड़ा घातक है। हम्म। ना तो प्रकाशक इतना ध्यान दे पा रहा है कि कौन सचमुच का लेखक है, किसके लेखन में कोई बात है, और दूसरी तरफ लेखक भी नहीं समझने को तैयार है कि हाँ, हम अगर भगवान ने मुझे वो दैवीय क्षमता प्रतिभा नहीं दी है तो मैं जबरदस्ती क्यों कोशिश कर रहा हूँ। तो जी इससे गिरावट दोनों में आई है। साहित्य हम्म। जो लिखा जा रहा है वो सही वाला साहित्य लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। अब जब खराब साहित्य उन तक पहुंच रहा है तो पाठक भी दूर हो रहे हैं कि अरे यही सब साहित्य है तो फिर क्या जरूरत है हमको पढ़ने की। तो जी जी ये एक बहुत चिंतनीय पहलू है साहित्य की। और इस जी पर आपने प्रश्न उठाया तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरे समाज के सामने इस प्रश्न को होना चाहिए, प्रकाशकों के सामने भी, लेखकों के सामने भी। जी लेखक को सोचना है कि मैंने क्या लिखा है, इससे समाज का क्या भला होना है, या समाज को हम कौन सी दिशा दे सकेंगे। और जी प्रकाशक को सोचना पड़ेगा कि कुछ पैसों के लिए मैं साहित्य को कूड़े से क्यों पाट रहा हूँ। जी जी धन्यवाद। ये तो हम्म, मतलब साहित्य के मानक को दोबारा स्थापित करने की जरूरत है, अगर बिल्कुल हो बिल्कुल। जाए। और मानक तो हमेशा से रहा है, उस जी मानक का अनुपालन करने की आवश्यकता है। जी। तो वाकई में आखिरी है इस बार, आखिरी सवाल। तो जो नए लेखक हैं, लिखना चाहते हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, नए लेखकों से हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत शॉर्टकट ना अपनाएं। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़माना आ गया है, एआई। एक जी दिन ऐसे ही बात हो रही थी किसी से, तो उन लोगों ने कहा कि अब तो उपन्यास और कहानियां भी एआई से ही लिखवा लेंगे। तो एआई अगर कहानियां और उपन्यास लिखने लगेगा तो फिर हमें लगता है कि कुछ दिनों बाद, जहाँ तक हम बहुत टेक्निकल नहीं हैं, लेकिन अब आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन एआई के दुरुपयोग के या एआई के बड़े खतरे भी हैं कि उससे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या संकट आ सकता है। जो वास्तविक समस्या है हमारे समाज की, हो सकता है कि वो समस्या ना उठाएं, या
उस समस्या को बार बार एआई एक ही तरह से हमारे सामने ले आकर प्रोजेक्ट कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो अब जो हमारी नई पीढ़ी के लेखक हैं, उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, मनुष्य की संवेदना को नहीं छू सकती, जी मनुष्य की तरह संवेदनशील नहीं बन सकती टेक्नोलॉजी। इसलिए वो अपनी पूरी संवेदना के साथ अपने पूरे प्राचीन साहित्य को भी जाने, जी अपने सनातन संस्कृति को जाने, अपने जो शाश्वत मूल्य हैं समाज के, राष्ट्र के, उनको जाने। और वो एक जो राष्ट्र राग है, जो हमें उत्तराधिकार में मिला है, अपने राष्ट्र से प्रेम, यह उत्तराधिकार हमें मिला हुआ है। जैसे हम अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, कोई कहता नहीं है कि आप प्रेम करो, जी वैसे ही हम जिस राष्ट्र में पैदा होते हैं उस राष्ट्र के उत्तराधिकारी हो जाते हैं। वहाँ के जंगल, वहाँ के पहाड़, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के सागर, वहाँ का भूखंड, वहाँ के जी जंगल, सब हमारे अपने हो जाते हैं। जी कोई नहीं कह सकता कि गंगा हमारी नहीं है, गंगा जी हमारी है। जबकि ऐसे देखा जाए तो एक देश की नदी है, लेकिन जी नहीं, हम माँ गंगा कहते हैं, ये हमारी संस्कृति है। तो हमें उस संस्कृति को जानने के बाद अपनी लेखनी उठानी है और अपने राष्ट्र के हित में लिखना है। जी बस इतनी सी बात मैं अपनी नई पीढ़ियों से कहना चाहूँगी कि अगर लेखन के क्षेत्र में वो कदम बढ़ा रहे हैं तो अपनी संवेदना को, अपने राष्ट्र प्रेम को, अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश को खूब अच्छी तरह से जान लें, समझ लें, पढ़ लें, अपने यहाँ के दर्शन को जान लें। फिर उसके बाद लिखेंगे तो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए कार्यक्रम में। और आप इस कार्यक्रम की तैयारी करने से पहले मैं आपका इंटरव्यू देखा था कल, दूरदर्शन वाला। तो बहुत ही बेबाकी से, और जो आपके मन में है वही बोलती हैं, और कहीं भी मुझे वो लगा नहीं। फिल्टर होता है, जैसे फ़ोटो खींचते हैं तो फिल्टर लगाते हैं ताकि चीज़ें सुंदर दिखें या जैसी हैं वैसी ना दिखें। तो जैसी आप हैं वैसे ही आपने बोला। तो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा।